कांग्रेसी कुनबे की मजबूती, बीजेपी साइलेंट मोड में। बीजेपी का बड़ा खेल होने का दावा। राजेंद्र राठौड़ का पुलिस के इस्तेमाल और जासूसी का आरोप। मैं समझता हूं पुलिस तंत्र जिसको रक्षा का काम करना चाहिए, आज सरेराह हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ हो रही है, दुष्कर्म हो रही है, उस पर पुलिस की निगाह नहीं लगती और पुलिस की निगाह सिर्फ जिताऊ चुनाव राज्यसभा का बने। राज्यसभा चुनाव में धन बल की शिकायत। चुनाव में एसीबी की एंट्री, महेश जोशी ने दर्ज करवाया परिवाद। निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं, चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और एसीबी भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका को लेकर महेश जोशी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के सामने अपनी बात रखी है, उनको बताया कि हमने एसीबी में परिवाद दिया है, लेकिन चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी क्योंकि चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग भी उसमें सतर्क रहे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हॉर्स ट्रेडिंग की बात से कांग्रेस विधायक वेद सोलंकी असहमत। आरएलपी पर कांग्रेस का तंज, किसान विरोधी बताया। राज्यसभा का रण, दावों में कितना दम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सियासत के तराजू में बाड़ों को तौले जाते देखना नया भले ही ना हो, दिलचस्प बहुत है। जादुई आंकड़े को लेकर दोनों तरफ बराबर के दावे हैं, बल्कि ये कहिए कि एक से बढ़कर एक दावे हैं। जीत की गुणाभाग सीधे उंगलियों पर है और लगता ऐसे है जैसे सिर्फ 10 तारीख का इंतजार है, जीते हुए तो हम हैं ही। हमारी रणनीति के सामने उनकी है क्या? स्वाभाविक है कि रणनीति 7 तालों में कैद है, लेकिन ये मान लिया गया है या जताया जा रहा है कि जो होना था सो हो चुका। तो क्या जो हो रहा है वो केवल सेरेमोनियल एक्सरसाइज है, या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है, या उन लोगों के लिए संदेश है जो अभी अपना मन नहीं बना पाए हैं, जिनके मन को बदला जा सकता है? तो आज प्राइम डिबेट में इन्हीं कुछ सवालों पर बात होगी, इन सवालों के जरिए कि जादुई आंकड़े को लेकर किसके दांवों में दम? जो होना था वो हो चुका, तो फिर बाड़ेबंदी का क्या मकसद? और खरीद फरोख्त के आरोप प्रत्यारोपों की सच्चाई क्या? आरसी चौधरी साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। मुकेश पारिक साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रोहित गुर्जर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप आरएलपी के प्रवक्ता हैं। और एसपी मित्तल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। चौधरी जी, एक तरफ आपको राहत मिल रही होगी कि पहुंचते जा रहे हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे थे वो, और दूसरी तरफ ये चिंता भी है क्या कहीं जो कहा जा रहा है कि जो होना था वो तो हो चुका साहब पहले ही? जेपी शर्मा जी, मैं ये बात तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम 2 प्रत्याशी उतारेंगे, और अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन निर्दलीय को देके उतारा। आज भारतीय जनता पार्टी बाड़ेबंदी कर रही है। उनके तो 71 विधायक हैं, 1 सीट पे जीतना है, दूसरा तो निर्दलीय है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को देश के अंदर अपदस्थ किया, एक लंबी श्रृंखला है, चाहे गोवा हो, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, राजस्थान हो, में जो प्रयास किया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सब जगह किया। इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। इससे पहले भी 2020 में चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा राजे जी थी, उन्होंने कहा था कि 2 प्रत्याशी इन्होंने खड़े किए थे, कहा कि एक का गणित है, एक जीत के जाएगा। वही बात आज पुनरावृत्ति हो रही है। 2020 में इन्हें शिकस्त खानी पड़ी थी, तमाम इनके दावे थे, मन की आवाज और अंतरात्मा की आवाज का ये ढकोसला कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी बड़े विपक्ष के नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। बड़ा दुखद होता है कि वो कहते हैं कि कई लोग हमारे संपर्क में हैं। आखिर उन्हें खुलासा क्यों नहीं करना चाहिए? किस आधार पर वो उनके संपर्क में है? उनके दावों की हकीकत क्या है? आखिर क्यों वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में इतने कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं? क्या वो हार निर्दलीय प्रत्याशी की है भारतीय जनता पार्टी की? या देखना रोचक होगा। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथ में आंकड़े पहले भी थे, जब इन्होंने अपदस्थ करने का प्रयास किया तभी भी 126 विधायक थे, आज भी हैं। और उसमें भी जो एनडीए का घटक था वो 2020 में टूटा। आज वो निर्दलीय के बहाने जो आरएलपी है वो सिर्फ वहां पे जारी है। हमारी गणित, हमारे जो आंकड़े, हमारे जो लोग इंटेक्ट उसी जगह पे खड़े हैं। निश्चित रूप से कुछ जो बातें होती है परिवार में बातें हुई, कही, माननीय मुख्यमंत्री ने सुनी, और वो माननीय मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष की पार्टी भाजपा की भी वो बातें सुनते हैं। राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे हैं कि पुलिस का काम, अगर राठौड़ साहब को अगर कहीं भी दिक्कत हो, उनकी जीवन की सुरक्षा को खतरा, तो निश्चित रूप से राजस्थान की पुलिस चौक चौबंद है, उनकी भी सुरक्षा देने के लिए राजस्थान सरकार
तैयार है। अगर उन्हें लगता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के सामने, उन्हें गृह मंत्री जी के सामने अपना प्रस्ताव रखना चाहिए कि हमारे इन और विधायकों को जरूरत है। इसलिए आंकड़े 2000 जब 10 जून को नतीजे आएंगे उस दिन ठीक है चौधरी साहब होगा जी। बीजेपी से ज्यादा गंभीर बात तो आपने आरएलपी की प्रतिक्रिया ले लूं, पहले फिर आता हूं मुकेश पारिक साहब। रोहित जी, कांग्रेस कह रही है कि आपको तो किसानों के साथ, किसानों की हितैषी पार्टी होने वाली पार्टी के साथ होना चाहिए था, आप तो भाजपा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या आपने ये मन बना लिया है क्या कि भाजपा को वोट करेंगे? देखिए, हमारा शुरू से ही ये था कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी को भी हम हमारा मत नहीं करेंगे, लेकिन जब लोकतंत्र की गरिमा की, फिर यही आप मीडिया पे ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की गरिमा इन लोगों ने नहीं रखी, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को हमने ये फैसला किया कि उनको वोट देंगे। और ये जरूरी था कि वोट का अधिकार तो देना ही था, अगर नहीं देते तो ये हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करते कि लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से विधायकों को वोट नहीं डलवाया। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को वोट न करके निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करें। चलिए ठीक है, आऊँगा आपके पास वापस। मुकेश पारिक साहब, सुरक्षा की बड़ी चिंता जो है उसको लेकर आरसी चौधरी साहब कह रहे हैं कि पिछले दिनों में जब तक उदयपुर एपिसोड नहीं था तब तक तो आप कहते थे कि पुलिस है होकर भी किसी काम की नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि सारी पुलिस को तो खपा दिया राज्यसभा चुनाव में। कैसे क्या व्यवस्था बैठे कानून व्यवस्था की स्टेट में? देखिए, इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण चीज़ उभर के आई है कि कांग्रेस में जिस प्रकार की बौखलाहट दिख रही है। एक तरफ बार बार कांग्रेस के दावे जो आते हैं कि हमारे तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, दूसरी तरफ इनकी जिस प्रकार की बौखलाहट है, चाहे वो पुलिस तंत्र के दुरुपयोग के रूप में देख लीजिए, सीआईडी लगा रहे हैं, चंद्रकांता जी मेघवाल को इतने पुराने मुकदमे पे सम्मन भेज रहे हैं, और साथ ही साथ एक बड़ी हास्यास्पद जो बात हुई है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने आरोप लगाया है और एसीबी में भी गए हैं, निर्वाचन अधिकारी के पास भी गए हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है, हॉर्स ट्रेडिंग पर निगाह रखी जाए। जो दो बार हाथी को निगल जाने वाली पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग का किस मुंह से आरोप लगा रही है, समझ में नहीं आता है। और देखिए आप इनका कि जो इनके बसपा से जो आए हुए विधायक है 2-3 दिन पहले ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ज़्यादा बोलते हैं, मुख्यमंत्री के बोलने का कोई महत्व नहीं है, आज वो इनके साथ खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या 2 दिन में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जादू कि आज वो इनके साथ लग गए? इनके जो विधायक हैं, इनके विधायक इनके हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप से सहमत नहीं है, इनके विधायक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, इनके विधायक राज्य में विकास नहीं होने का आरोप लगाते हैं, इनके विधायक ये सारे आरोप लगाते हैं। इनके मंत्री कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि हमारे मंत्री होने का कोई मायने नहीं रखता। ये सारी चीजें हैं और फिर कहते हैं कि हम तीनों सीटें जीतेंगे। और जब आप तीनों सीटें जीतेंगे तो इतनी बौखलाहट किस बात की? आप 1 तारीख से बाड़ेबंदी कर रहे हैं, 1 तारीख से अपने उनको ले गए। ठीक है, आपको प्रशिक्षण देना था तो 4 दिन का 5 दिन का दे सकते थे, आपने तो 10 दिन। और राजस्थान के इतिहास में पहली सरकार है ये कि जिसने पहले 56 दिन बंद रहे और अब ये फिर 10 दिन ये रह गए। तो ये इस प्रकार का जिस प्रकार की बौखलाहट है उससे साफ नजर आ रहा है कि इनके अंदर खाने बहुत द्वंद्व चल रहा है, जिसकी परिणति 10 तारीख के परिणाम में आएगी। मुकेश जी, आपने काफी कुछ कहा कि इनके विधायक नाखुश हैं, इनके विधायक असंतुष्ट हैं, इनके विधायक तो बौखलाए हुए हैं। आपको क्या इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये चुनाव जो हैं वो मुद्दों के चुनाव तो है नहीं ना? इन चुनाव में तो इनके विधायकों से ज़्यादा जो इनके नहीं होकर इनके साथ हैं वो महत्वपूर्ण है और वो खुश हैं, वो इनके साथ हैं, उनकी तमाम मांगें पूरी कर दी गई हैं। यही आरोप आप लोग भी लगाते हैं। इनकी पार्टी में भी इस बात को लेकर असंतोष है कि जो साहब घर का जो अपने कहावत है, घर का पूत कुंवारा डोले, और पड़ोसी के फेरे हो रहे हैं क्योंकि वो साथ में आकर के अभी बैठा हुआ है संकट के समय। तो चिंता तो इस बात की होनी चाहिए ना? क्यों मित्तल साहब, आप सुन रहे होंगे मेरी बात। यही बात तो महत्वपूर्ण है कि इनके जो हैं वो जैसे भी हैं, जो इनके नहीं होकर इनके बने हुए हैं, वो तो इनके साथ हैं। जेपी जी, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। और अक्सर जो कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाती है कि ये क्या नाम से तोड़फोड़ करने में एक्सपर्ट है, सरकार गिराने में एक्सपर्ट है। लेकिन हम पिछले राज्यसभा के चुनाव और जो राजनीतिक संकट आया जुलाई 2020 में, उसमें हम देखें तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किए हैं, आप देखिए कांग्रेस के साथ हैं, भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए वो इनके साथ हैं, बीटीपी इनके साथ है। हम अभी देखते हैं राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जो संख्या बल है, जो उदयपुर में जो विधायक एकत्रित हो रहे हैं, जो कैद हो रहे हैं,
उसमें कांग्रेस का पलड़ा हमको भारी लग रहा है। अब सवाल उठता है कि जब कांग्रेस के पास में सारे विधायक हैं, 123 से ज्यादा विधायक उनके पास क्या नाम से एकत्रित हो गए हैं, तो फिर सवाल उठता है कि हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, फिर सवाल उठता है कि खरीद फरोख्त कहाँ हो रही है, फिर एसीबी के पास क्यों जा रहे हैं, फिर निर्वाचन अधिकारी के पास क्यों जा रहे हैं। क्या अभी भी कांग्रेस को इस बात का डर है कि जो लोग उदयपुर की होटल में ठहरे हुए हैं क्या वो बिक जाएंगे? तो ये सारी चीजें हैं जिसमें देखना होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जेपी जी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप ये देखिए कि राजस्थान में 200 विधायक हैं और ये 200 विधायक 4 करोड़ मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम देख रहे हैं कि राजस्थान में पेयजल की स्थिति खराब है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, तब दोनों ही पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, ये अपने अपने होटलों में कह दे। सवाल उठता है कि जनता की समस्याओं क्या होगा? क्या इन मतदाताओं ने इनको इसीलिए वोट दिया कि ये जाके होटलों में रहे, वहां मिनरल वाटर पिए, और जो क्या नाम से जो ग्रामीण मतदाता है वो 200 फीट गहरे कुएं में जाके एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है? तो क्या इसलिए इनको वोट दिया गया था? तो इस बात पे भी हमने देखना चाहिए कि राजस्थान के 4 करोड़ मतदाताओं का अपमान है जब उनके 200 विधायक होटलों में बंद हैं। मित्तल साहब, बहुत आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन ये केवल पता नहीं क्यों नैतिकता के मोर्चे पर आकर ही ठहर जाती है ये बात। ये जो आज हो रहा है ये अब से पहले भी हुआ है, और जो आज हो रहा है हम सब जानते हैं कि आगे भी ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होता रहेगा। 5 साल में एक मौका आता है जब लोग चुन सकते हैं कि उनको किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, लेकिन चुने किसको? जो जाएगा उसके साथ यही होना है। तो ये जो नियति है आम जनता की, वो क्या करे, किसको चुने, क्या कर सकती है? वो कुछ नहीं कर सकती है मित्तल साहब, या वही कर सकती है जो करती आई है। जी मेरा इस संबंध में कहना है कि जो राजनीतिक दल हैं कम से कम उनके विधायकों की तो बाड़ाबंदी की जरूरत नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो। यदि जो चुनाव चिन्ह पर, जो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो विधायक जीत के आया है, यदि पार्टी को उसी पे भरोसा नहीं है तो फिर इस लोकतंत्र का क्या होगा? सही है, सही बात है। तो चौधरी जी, जो आपने अभी कहा कि इनके पास तो 1 के लायक वोट थे, ये 2 की कोशिश कर रहे हैं केवल आपको सहज करने के लिए। भाजपा के तो 71 विधायक हैं, तो भाई मूलतः तो आपके भी तो 101 ही विधायक हैं। आप लोगों के पास कौन सा जादुई आंकड़ा था? बसपा का जो मामला है वो तो अभी तक कोर्ट में चल रहा है, और चलिए बसपा को भी मान लिया, बसपा से आए हुए विधायकों को भी मान लिया, तो बाकी पर तो जितना आपका अधिकार है उतना इनका भी है नैतिकता के मोर्चे पर। तो सुनिए, 1 मिनट पूरी बात सुनिए। बाकी तो आपके खिलाफ भी लड़े थे, इनके खिलाफ लड़े थे तो आपके खिलाफ भी लड़े थे, इन्होंने भी टिकट नहीं दिया था, आपने भी टिकट नहीं दिया था, दोनों को हरा करके फिर आए हैं। अब चूंकि मैं बात जब नैतिकता की हो रही है तो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि ये सवाल क्यों नहीं उठे कि आपके पास चूंकि सत्ता में हैं तो आप उनको 10 तरह से संतुष्ट कर सकते हैं, इसलिए आप उनको अपने साथ लेकर के अपना होने का दावा कर रहे हैं। तो आपके दावे में और इनके दावे में नैतिकता के मोर्चे पे क्या फ़र्क है चौधरी जी? जेपी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जिन बातों को लेकर आपने कहा कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास में 1 सीट और कांग्रेस के पास में 2 सीटों को लेके जो मत हैं वो हैं, लेकिन आज 15 राज्यों के अंदर 59 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से इसी प्रकार के जो आंकड़ों को चुनौती देने वाले सब तमाम तथ्य हैं। आपने कहा कि वो आपके और हमारे खिलाफ में 163 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। अमित शाह जी कहते थे 180 सीट लेके हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ में चुनाव जीत के आए थे, और उन्होंने सरकार थी, सरकार के खिलाफ में चुनाव होता है, किसी दल के खिलाफ में चुनाव नहीं होता। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में राजस्थान की जनता ने उन्हें जनादेश दिया। जब इन्होंने सरकारों का अपदस्थ काम करने का काम किया, जहां चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, राजस्थान में अगर किसी भी इतिहास में भी अगर जाके देखेंगे तो ये जो श्रेय है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा कि उन्हें चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया और उन्हीं के लोगों ने किया। तीसरा मैं कहना चाहूंगा, एसीबी के अंदर बीच में जो जाके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान से सांसद हैं, उनके वॉइस रिकॉर्ड है, नैतिकता के आधार पर उन्हें आना चाहिए था, वॉइस सैंपल देना चाहिए था, जाना चाहिए था। 35-35 करोड़ की डील कर रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है लोकतंत्र के रक्षक होने के नाते कि हम जनता के जनादेश का सम्मान करें। जो जनता ने चुना था वो किसी भी जगह दें। तमाम जो बातें बोलते गए, जो निर्दलीय हैं या हमारी पार्टी के जो विधायक हैं, निश्चित रूप से एक जो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है उसमें बोलने का हक होता है और बोलते हैं लोग, लेकिन वो मुख्यमंत्री निवास पे जाते हैं, मुख्यमंत्री जी पे आस्था व्यक्त करते हैं और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के साथ में जब जाते हैं तो निश्चित रूप से आप घर में अगर अपने आप बात रखेंगे, फिर ये कहते हैं आपके पास में सरकार है, आप संतुष्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके प्रश्न उठाने का दायित्व बनता है क्योंकि सरकारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहूंगा कि राजस्थान एक ऐसी पहली सरकार है जहां पे बजट के अंदर जो घोषणा है कि राजस्थान के 200 विधायक, चाहे वो किसी भी दल के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, एक लंबी श्रृंखला के साथ में जब उठा के देखेंगे तो तमाम को दिल खोल के उसी आधार पर दिया है जो राजस्थान की जनता के लिए होना चाहिए। राजस्थान के एक मुख्यमंत्री के नाते होना चाहिए, वही तमाम सब चीजें की, चाहे स्कूलों का क्रमोन्नयन हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे तमाम और दूसरे कार्य हो। इसलिए
संतुष्ट राजस्थान की जनता है, उपचुनाव है, हमें आशीर्वाद दिया। अब इसमें तो जनता वोट नहीं कर रही ना भाई साहब, अपन तो हाँ। बात ये कर रहे हैं। मेरा सवाल तो मूलतः है आपसे ये था कि बसपा को भी अगर कांग्रेस मान लिया जाए तो बाकी पर आपका दावा ज्यादा और इनका दावा कम कैसे हो जाता है? क्योंकि वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े नहीं हुए, कभी भारतीय जनता पार्टी के पास में गए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा उस पर उन्होंने प्रस्तावक के तौर पे साइन नहीं किए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इसलिए जो जाके चल के आते हैं वो जानते हैं कि किसके साथ में होना है और कौन इस राजस्थान की जनता की रक्षा कर सकता है। अब एक इसलिए मिनट सुन हमारा लीजिए, दावा मुकेश क्या है? पारिक, एक वो मिनट। सत्य है हमारे साथ ठीक है। ठीक, पारिक साहब को सुन लीजिए। हाँ बोलिए पारिक साहब। देखिए, प्रस्तावक इनके साथ कौन आए हैं जरा ये बताएं, पहली बात। दूसरी बात, ये इतनी बातें कर रहे हैं कि हमने ये विकास किया, हमने अपने बजट के अनुरूप ये किया। अरे तो आरोप तो आप हमारा आरोप मत बताइए, आपके जो विधायक आरोप लगा रहे हैं उसका तो जवाब दीजिए। अभी आपके एक विधायक ने आज ही आरोप लगाया कि आप हॉर्स ट्रेडिंग की गलत बात कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। आपके भरत सिंह जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई सरकार है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। चौधरी जी प्लीज, सही चल रही है डिबेट, चलने दीजिए। विधायकों आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। बोलिए पारिक साहब। आपके जो विधायक कह रहे हैं, आपके मंत्री ने कहा कि हमको तो शर्म आती है कि हम मंत्री पद पर हैं, क्योंकि काम तो सारे अधिकारियों के कहने पर हो रहा है। आप इन बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं, खाली बनावटी बातें। लेकिन एक बात बताइए पारिक राजस्थान की साहब, जनता को आप भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान की जनता समझदार है, देख चुकी है आपका 3.5 साल का शासन, किस प्रकार से आपके कोरोना काल में सरकार मुद्दों के ऊपर होती रही है ना, वैसे आगे भी हो जाएगा। मुझे तो ये समझाइए ना कि मैंने इनसे तो ये सवाल कर लिया, लेकिन ये सवाल आपसे भी बनता है। भाई निर्दलीय हैं, इनकी पार्टी के खिलाफ भी लड़ लिए, आपके खिलाफ भी लड़ लिए, आज दूसरी जगह हैं या दूसरी पार्टी के हैं, छोटे दलों के हैं, लेकिन वो इनके साथ या तो किसी सरकार सलाहकार जैसे पद पे है या कोई और ऐसा। उन्होंने जब सरकार संकट में आई थी तब वो सरकार के साथ ऐलानिया तौर पर वो सरकार के साथ खड़े थे। आप उनके ऊपर दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले ही हो चुका जो होना था। पारिक साहब, हमारे दावे का आधार ये है हाँ। कि समय समय पर चाहे निर्दलीय विधायक हो, इन्होंने बार बार सरकार के बारे में भर्त्सना की है, सरकार के कार्यों की, और इन्होंने सरकार के कई निर्णयों पर असहमति जताई है। हमारा जो उम्मीदवार है, दूसरे उम्मीदवार, ये कहते हैं कि साहब हमारे तीनों, इनके पास भी 3 उम्मीदवार का बहुमत नहीं है, ये भी 2 ही उम्मीदवार का इनके पास बहुमत है, तीसरों में हम उतना ही अधिकार हमको है, हमारे पास भी अतिरिक्त वोट है, उसके आधार पर हमने दूसरा वो खड़ा किया है। तो निर्दलीय विधायक स्वतंत्र है कि वो किसको मतदान करेंगे, और ये 10 तारीख को परिणाम के रूप में सामने आ जाएगा। आपको चौधरी जी ये जानकारी होगी, निरुपम साहब की बैठक में आपकी पार्टी के हारे हुए जो उम्मीदवार थे विधानसभा चुनाव के, उन्होंने आज इस पीड़ा को व्यक्त किया कि वो जो साहब हमको हरा करके विधानसभा में पहुंचे ना, हमारी पार्टी की संख्या जिन्होंने कम की, उनकी देखिए मान मनोबल क्या हो रही है। हमको कोई पूछ ही नहीं रहा पार्टी में, हमारे कहने से ना टिकट दिए जाते हैं, हमारे कहने से ना विकास के काम हो रहे हैं, हमको संगठन में तो एडजस्ट करो, सम्मानजनक स्थिति तो बने। चौधरी साहब, तो चलिए कोई बात नहीं, आज इस तरफ से आप अनदेखी कर दें, इसकी मुंह फेर लें, लेकिन 2023 में क्या ये मुसीबत सामने नहीं खड़ी है क्या? किसको टिकट देंगे? वो उन निर्दलियों को जो आज आपके साथ खड़े हैं, या उन लोगों को जिन्होंने तब चुनाव लड़ा था और अब खून पसीना बहा रहे होंगे क्षेत्र में? जेपी शर्मा जी, 2 चीजें हैं, एक संगठन है और एक सरकार है। सरकारें जब चलती है सरकार के साथ में होते हैं, निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल की सरकार होती है, लेकिन सरकार उस पूरे प्रदेश के लिए होती है। संगठन होता है, वो संगठन के लोगों के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसके कार्यकर्ताओं के लिए प्रतिबद्ध होता है और जनता के लिए वो काम करता है। हमारे जो कार्यकर्ता हमारे संगठन के अंदर बोलेंगे, निश्चित रूप से बोले और उनकी बात सुनी गई, डोटासरा जी ने उनके आधार पर निर्णय किए और संगठन में जिस प्रकार की जो भूमिका होनी चाहिए वो उन्हें दी गई। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में खड़े हुए, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, उनके खिलाफ में अगर निर्दलीय विधायक एकजुट होकर सरकार का साथ देते हैं, सरकार के साथ में खड़े हुए आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही रवैये को, इस अनैतिक रवैये को, जब वो दमन को लड़के साथ में खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम समय के साथ में उनके साथ में खड़े भी हों और उनकी बातों को भी सुना जाए और निश्चित रूप से उनकी कहीं ना कहीं वैचारिक प्रतिबद्धता अभी समय बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन ये चिंता निश्चित तौर पर ये इतिहास क्या साक्षी है। सरकार देखिए मैंने अगर आप कहेंगे, अगर जेपी जी समय देंगे तो निश्चित रूप से उस श्रृंखला बता सकते हैं। समय तो कम है चौधरी साहब, लेकिन ये चिंता तो देखिए आज भले आप इसको रूल आउट कर रहे हैं। सुनिए एक मिनट, पूरी दुनिया में सरकार गिराने का अगर रिकॉर्ड है ठीक, सुनिए सर, सुनिए ना। ये चिंता तो चौधरी साहब आज भले ही रूल आउट कर दी जाए, लेकिन ये चिंता दिमाग में जो है ना कर्णधार जिनको तय करना, उनके दिमाग में होगा कि 2023 में इन सिचुएशन से कैसे डील करना है। जो आज साथ खड़े हैं वो कल को साथ खड़े रहेंगे, तो जो पहले साथ खड़े थे उनका क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। खैर, रोहित गुर्जर, अभी आपने शुरुआत में कहा आपकी पार्टी का स्टैंड ये है कि आप चूंकि निर्दलीय हैं, ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के हैं, इसलिए आप उनको तो वोट दे रहे हैं और आप उनको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी चुनाव भी आने वाले हैं, आपको किसी एक तरफ जाना पड़ेगा। तो इस चुनाव में चूंकि भाजपा समर्थित व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब आप वापस
एनडीए के घटक दल होंगे। इस बारे में सवाल भी किए जाते रहते हैं बार बार। इसका कुछ कयास लगाया जाना चाहिए क्या, अनुमान लगाया जाना चाहिए क्या? देखिए, हम तो पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे, 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, नौजवान किसान पूरे राजस्थान के देख रहे हैं। आज वर्तमान के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन के अंदर विधायक बाड़ाबंदी के अंदर अपनी मर्जी से नहीं गए, विधायकों को इस प्रकार से ले गए जैसे मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को ले गया था बंदी बना के, उस प्रकार से विधायकों को ले जाकर उदयपुर के अंदर बंद कर दिया पशुओं की तरह। विधायक सब नाराज है। आपने कल परसों देखो, मल्लिका साहब ने कहा कभी पहाड़ ऊंट के नीचे, कभी ऊंट पहाड़ के नीचे। जो जयपुर में बंद किया गया उसके बारे में क्या कहना है रोहित जी? उदयपुर में भी बंद किया गया, जयपुर में भी बंद किया गया। एसीबी का जो डर है ये कांग्रेस विधायकों को डराने के लिए किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी बाड़ाबंदी इसलिए की थी। इस प्रकार से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि विधानसभा के जब फ्लोर टेस्ट के अंदर इनके विधायक फोन बंद करके, ठीक है रोहित जी। मित्तल साहब, ये जो विधानसभा है, ये जो विधानसभा है मित्तल साहब, क्या ये विधानसभा ही सर्वाधिक बेहतरीन गायक तराश कर देगी लोगों को? क्या सबसे ज़्यादा होटल इंडस्ट्री को, जो खस्ता हाल होटल इंडस्ट्री है, उसको सहारा देगी? क्या आपको लगता है कि ये रिकॉर्ड इसी विधानसभा के नाम बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल, शायद राजस्थान के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब क्या नाम से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग इतने लंबे समय तक होटलों, 5 स्टार होटलों के अंदर रहे। जेपी जी, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ने कल ही जो विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे और जो बसपा वाले विधायक थे, उनको ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आप दोबारा चुनाव जीत के आए। तो सवाल उठता है कि ये जो 21 विधायक हैं जो आज क्या नाम से कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में समर्थन दे रहे हैं, तो क्या इन 21 विधायकों को आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाएगा? सही है, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। चलिए, समय बहुत है अभी उसमें, फिलहाल डिबेट में समय कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।